आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो भारत की ग्रोथ का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है, जिसके चलते भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अब अनुमान है कि 2030 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगा। फिलहाल भारत की 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से साफ होता है कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, जरा समझिए पूरा का पूरा मजमून कि ये जो हमारी जर्नी है, ये उपलब्धि है, ये कितनी बड़ी है। इसके बाद हम एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कौन कौन सी चुनौतियां बाकी हैं। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत के ग्रोथ का पहिया पूरी रफ्तार में है। सरकार की मजबूत पॉलिसी और नीतिगत सुधारों से देश की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तभी तो भारत अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये उपलब्धि मामूली नहीं है। फिलहाल भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की है। उम्मीद है कि 2030 तक भारत जर्मनी की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा और इस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और चीन दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल अर्थव्यवस्था है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन को मजबूती कहां से मिल रही है। तो सबसे पहले जीडीपी वृद्धि के ठोस आंकड़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो पिछली तिमाहियों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो वहीं सरकार की ओर से रिफॉर्म पर फोकस, जैसे जीएसटी को अधिक सरल और प्रभावी बनाना, टैक्स कलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दिया और इंपोर्ट पर निर्भरता कम की। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया है। इंडियन इकोनॉमी इज सक्सेस ग्रोथ में निजी खपत, घरेलू मांग का बड़ा हाथ है। सरकार का कहना है कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है और महंगाई भी नियंत्रण के दायरे में बनी हुई है। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सकारात्मक अनुमान जताए हैं। तो भारत के ब्राइट फ्यूचर की हकीकत बयां कर रही है। भारत साल 2047 तक आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित देशों की कतार में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वहीं जानकारों का ये मानना है, जिस तरीके से भारत में क्रेडिट फ्लो और शहरी खपत बढ़ रही है, उससे आने वाले 2.5 से 3 सालों में भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो बात साफ है कि भारत की ग्रोथ का इंजन चल पड़ा है और कई कीर्तिमान लिखने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका हमारे शो पे। अतुल जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड CEO ऑयस्टर कैपिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। अजय बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे और आपको शुभकामनाएं देते हुए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये जो अब एक बड़ी उपलब्धि फॉर्मली, मतलब इसका अनाउंसमेंट ही हुआ, एक तरह से संकेत तो पहले ही मिल गए थे, ये कितनी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सर, या उपलब्धि है भी या नहीं? जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की दीपक जी और आपके सभी व्यूअर्स को भी। ओवरऑल देखें तो ये तो तय था कि आगे हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है जापान और जर्मनी दोनों से। करेंसी इस साल थोड़ा हमें चकमा दे गई। जो हमारा रुपया गिरा तो डॉलर के सामने लगभग 6% गिर गए, और अगर यूरो के सामने देखें तो 13.5% गिर गए। तो जर्मनी आगे निकला है। वो ज़्यादा उसका इशू है कि डॉलर यूरो के सामने नीचे गया, और हम डॉलर के सामने और यूरो के सामने दोनों हमारा रुपया नीचे हो गया। तो वो जो ट्रांसलेशन होता है फिर करेंसी के अंदर, वहाँ पे हम पीछे रह गए और जर्मनी आगे लग गया। दूसरी बात यह है कि जर्मनी में बहुत बड़ा स्टिमुलस चल रहा है। तो बहुत दशकों तक जर्मन बैलेंस्ड बजट चलाते थे, डेफिसिट नहीं करते थे। बट ये जो नई सरकार आई है,
ये स्टिमुलस डाल रही है, डेफिसिट भी कर रहे हैं, साथ में डिफेंस में एक्सपेंडिचर कैचअप मोड में है। तो काफी खर्चा जर्मन इकोनॉमी में हो रहा है, वो स्टिमुलस के कारण बढ़ोतरी होगी उनकी इकोनॉमी में। फिर भी मूलभूत कारण उनके बहुत सारे हैं, जैसे न्यूक्लियर सारे रिएक्टर उन्होंने अपने बंद कर दिए, और महंगी है, पावर भी उधर महंगी है, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद उनके एनर्जी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई है। तो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग जरूर सफर कर रहा है, और भारत के लिए वो एक एडवांटेज है कि हम लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट प्रोडक्टिविटी के तौर पे दीपक जी वो बहुत कहीं आगे हैं। पर कैपिटा के तौर पे भी जापान हो, जर्मनी हो, बहुत कहीं आगे हैं हमसे, तो उसमें कैचअप जरूर करना है। तो ये तो तय है कि हम नॉमिनल लेवल पे इनको टेक ओवर कर लेंगे। परचेसिंग पावर पैरिटी पे तो ऑलरेडी हम आगे हैं, तीसरे हैं। ये नॉमिनल जीडीपी है, वो भी हम कर लेंगे 2-3 साल में। बट उसके बाद क्या, ये सोचना है, और ज्यादा हमें फोकस है 2047-2050 तक एक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। आई थिंक ये ज्यादा बड़ा फोकस रहना चाहिए दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, बट अगेन बार बार ना इसके कंपैरिजन भी होते हैं कि साहब आप 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को। पर कैपिटा जीडीपी में अभी भी इंडिया बॉटम टियर देशों में है, और जीडीपी बड़ी इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि पॉपुलेशन मैसिव है। तो इस तरह के लॉजिक्स के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि इस उपलब्धि को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना देखा जाए। क्या वाकई में जोशी सर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे ख्याल से देखिए, जो बात कर रहे हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो 15 साल पहले उनको अगर हम ये कहते कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी महासत्ता बन जाएगी, आर्थिक महासत्ता, तो क्या वो विश्वास भी करते? वो कहते कि ये तो गहरी नींद के सपने हैं, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। तो आज ये हकीकत सामने आई है, उसका स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कुछ इश्यूज हैं, जैसे बग्गा जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि हमारी जो इकोनॉमी 3rd स्पॉट पे आई है, तीसरे नंबर पर आई है, उसमें हमारी ग्रोथ का तो कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन जापान का करेंसी डेप्रिसिएशन शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट कर गया। पिछले 5 सालों में, मतलब अप्रैल 2020 से लेके आज तक, जापान की करेंसी 45% डिप्रिशिएट हुई है, हमारी लगभग 17.5% डिप्रिशिएट हुई है। तो जापान की इकोनॉमी डीग्रो नहीं हुई है, उसकी 5 ट्रिलियन आज चल के 4.18 ट्रिलियन हो गई है, डीग्रो नहीं हुई। आप उसका अगर जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो हर साल 1% से वो बढ़ रही है, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से वो 5 ट्रिलियन कल 4.28 ट्रिलियन के करीब आ चुका है। तो हमें भी ये होना ही है हमारे साथ भी, अनलेस गवर्नमेंट हमारे एक्सचेंज रेट को कुछ संभाल के रखे, जैसे कि यूरोप में हुआ है कि यूएस डॉलर के सामने अप्रिशिएट हो गया, तो हमारी करेंसी कुछ अननोन रीजन के कारण, हमने पहले भी ये बात कही थी कि सिर्फ डिप्रिशिएट होना जानती है, तो हम शायद मिस भी कर लें। कल उठ के अगर जापान की करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो हमारा तीसरा स्पॉट भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये जगह पर मुकम्मल है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उपलब्धि छोटी किसी भी एंगल से नहीं है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आर्थिक महासत्ता के रूप में भारत विश्व के स्टेज के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उभरा है, और हमारे लिए ये मेरे ख्याल से उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का टाइम है, ना कि उसको क्रिटिसाइज करने का। एब्सोल्युटली सर, वाकई में सर आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इसके उजले पक्षों को देखा जाए तो 10-15 साल पहले भारत टॉप 10 में भी बड़ी मुश्किल से था। मतलब 1991 में 17वें नंबर पर हम थे, और अब हम 2025 पर 4थे नंबर पर पहुंच गए, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, इसका मतलब सिर्फ हेडकाउंट्स नहीं है, चैलेंजेस भी तो हैं, और उसके बीच में इंटरनेशनल हेडविंड्स जो आए, कोविड आया, यानी कि रेजिलियंस जो है हमारी अर्थव्यवस्था दिखा रही है। तो कमतर तो इस उपलब्धि को बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता, लेकिन हाँ, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। बग्गा सर, थोड़ा सा आगे का मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हम जो ठीक है, अब अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में हम या हमारी सरकार अगर कहती है तो उस पर एकदम से ना तो भरोसा होता है, और बहुत सारे संदेह भी होते हैं भाई कहीं ये अपनी वाहवाही में कुछ ना कह रहे हो। लेकिन कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट आती हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। वर्ल्ड बैंक भी 6.5 बता रहा है, मूडीज़ भी 6.5, IMF, OECD,
अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि जो दुर्लभ संयोग जो बताया जा रहा है, लो इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ का कॉम्बिनेशन, मतलब 1 से नीचे की आपकी इन्फ्लेशन और 8 से ऊपर की आपकी ग्रोथ। तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे की राह बड़ी आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन आश्वस्त करने वाली जरूर है। इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सर? नहीं, मैं कहूंगा हमें चौकन्ना भी रहना है। देखिए, दो चीजें कहूंगा। $4 ट्रिलियन कौन सी कंट्री कब पहुंची थी? मैं एक डायमेंशन पे ले रहा हूं, ये ठीक बात नहीं है, बहुत और चीजें आती हैं, बट जस्ट एक पॉइंट बनाने के लिए आपको ये दे रहा हूं डेटा। जी। अमेरिकन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन 1985 में क्रॉस की थी। जापानी इकोनॉमी 1993 में। 1993 से 2025 तक वो 4 ट्रिलियन पर ही बैठे हुए हैं। जो अतुल जी ने कहा, करेंसी भी नीचे गई, बाकी और चीजें हुई, वो अभी इस प्रोग्राम के बाहर है, बट वो अटक गए। वो एल शेप रिकवरी हुई, नीचे गए और फिर एक लेवल पे वो अटक गए, उस पे ही चलते रह गए। चीन ने 2007 में पहली बारी 4 ट्रिलियन क्रॉस किया, आज वो 19 ट्रिलियन पे बैठे। क्या हम अगले 18 साल में 19 ट्रिलियन कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जब चीन ने वो ग्रोथ की, वहां पे एक चीन नहीं था विश्व में। अब जब हम ग्रोथ करने जा रहे हैं, चीन हमें उस तरह की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में तो करने नहीं देगा। तो हमें अपना एक ग्रोथ पैटर्न ढूंढना है, और डर ये है कि जापानिफिकेशन ना हो जाए आपकी इकोनॉमी की, वो सबसे बड़ा डर है। यूएस इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 30-32 ट्रिलियन पहुंच गई, वो ग्रो करते रहे, उन्होंने शानदार ग्रोथ दिखाई है, चीन ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, जापान अटक गया पिछले 32 साल के लिए। तो वो नहीं हो जाना चाहिए भारत में। उसका सबसे महत्वपूर्ण हमारे को जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास सब कुछ है, डेमोग्राफिक्स है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास कैपिटल भी है, हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास समर्थ है। सबसे बड़ी चीज है, एक है कि करप्शन, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी जो जकड़ के रख देती है एंटरप्रेन्योर को। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल मुहिम के तौर पे सरकार को रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। लैंड हो, लेबर हो, लेबर की बात हो रही है, वो बहुत छोटे रिफॉर्म्स हैं जो अभी तक बोले गए हैं, कोई इतने बड़े रिफॉर्म नहीं है। हमें चाहिए हायर फायर हो सके, जल्दी से कंपनियां आए, जल्दी से अगर बैंकरप्सी होती है जल्दी हो जाए, या फिर वो बढ़े भी तो बढ़ने दिया जाए। तो वो जो वेल्थ क्रिएटर के ऊपर जो पॉलिटिशियन हर वक्त आक्षेप करता है, वो काफी हानिकारक रहता है। तो ये गिवन नहीं है दीपक जी कि हम 30 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, 4 से 30 का जो फासला है, वो 26 ट्रिलियन हमें ऐसा बनाना है जो हमें पता ही नहीं कहां से आएगा। एग्रीकल्चर तो नहीं कर पाएगा। अब आपकी आधी पॉपुलेशन आपका 5वां हिस्सा इकोनॉमी का बनाते हैं, तो एग्रीकल्चर में 50%, 55% लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत कम जिनका आउटपुट है। प्रोडक्टिविटी का इश्यू है। तो बड़े बड़े आपको कारखाने लगाने हैं, वो चीन आपको लगाने नहीं देगा, वो फैक्ट्री है दुनिया की ऑलरेडी। आपको बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर करना, वो सरकार कर रही है, बट ये बिल्ड आउट जो है वो बहुत भारी तौर पे करना है। और तीसरा है प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ानी है। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा आईटी सर्विसेज में भी ईस्टर्न यूरोपियंस की प्रोडक्टिविटी 20 गुना है हमारे से ज्यादा। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, ऑटो वगैरह तो कहीं आप कर नहीं सकते। इवन एग्रीकल्चर में हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है दुनिया के आगे। तो वो मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ब्राजील ने जब एग्रीकल्चर टर्न अराउंड किया अपना, 54 उन्होंने सक्सेस स्टोरीज लिए दुनिया से, हर क्रॉप के उन्होंने अपने विशेषज्ञ भेजे, वो पूरे लेके आए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि अब ब्राजील इतना बड़ा देश बन गया एग्रीकल्चर में। कोरिया ने जब अपना बिल्ड आउट किया 60s में, स्किल बेस्ड मैन पावर थी, उसको कैपिटल दिया और उसको छोड़ा, कैपिटलिज्म को छोड़ा, बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया। ऐसे ही आपको स्टडी करना है कि कहां से क्या पिकअप करना है और कैसे इस देश को 4 से 30 जाना है। ये तय नहीं है, कोई हमें वो नहीं करता कि आपको 4 से 30 हम पहुंचा देंगे। और ये जो है 8.2 GDP, ये मिसनॉमर है।
आपको नॉमिनल 10 से 11 ग्रो करना है। नॉमिनल आपका 8.7 आया है क्योंकि इन्फ्लेशन कम रही। WPI तो डिफ्लेशन में है और कंज्यूमर इतनी कम हो गई, जीडीपी डिफ्लेटर इतना कम लगा, तो आपका 8.2 हो गया। यही अगर इन्फ्लेशन 3-4% होती, आपका रियल जीडीपी 4.5-5% होता। तो बजट मैथ्स में 10% हमने रखा था, ये नॉमिनल दीपक जी, 10 से 11% से कम तो हमें ग्रो करना ही नहीं है। वो देखना चाहिए सरकार को, ये ढिंडोरे नहीं पीटने चाहिए 8.2, क्योंकि उसमें जीडीपी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर की बात है, वो इन्फ्लेशन के कारण हुआ है। बट आपका नॉमिनल 8.7 है, वो 11% हमें चाहिए। जोशी सर, ये बात आप मानेंगे कि ये जो 8% से ज़्यादा की जीडीपी की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, उसके पीछे की जो नॉमिनल जीडीपी में हम कम हुए हैं, वो एक तो पिक्चर जो है वो अभी धुंधली है, उस पर ज़्यादा बात हो नहीं रही है। और दूसरा, अगर सपाट हम बात करें, बग्गा सर कह रहे हैं कि 18 साल में 19 ट्रिलियन, मैं कह रहा हूँ कि 2030 तक जो हमने 7-7.5 क्रॉस करने की बात कही है, 7 ट्रिलियन क्रॉस करने की बात कही है, उस पे हम कितना भरोसा करें? क्योंकि ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर अभी हम छोड़ भी दें उसको, कई लोग उसको नहीं मानते हैं उस दायरे में, बट अनइवन ग्रोथ सर हमारी अभी भी है, अर्बन और रूरल डिवाइड है। आपके साथ कई मरतबा हमारी चर्चा इस पे हुई है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी अभी भी बहुत वीक है। जॉबलेस ग्रोथ, बार बार कहा जा रहा है कि हमारी एक जॉबलेस ग्रोथ है। स्किल मिसमैच है, ये हम सब देख रहे हैं। या आसपास जो जो हमारे यहाँ मौके उभर रहे हैं ग्लोबली और लोकली भी, उसमें स्किल मिसमैच है। एमएसएमई सेक्टर हमारा अभी भी फ्रेजाइल बना हुआ है। फीमेल पार्टिसिपेशन का क्या है, हम मतलब बहुत सारे कारण हैं। तो क्या आप आश्वस्त हैं सर कि 2030 में, मैं 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2030 में जो हम 7 पार की बात कर रहे हैं, ये आपको आश्वस्त करता है कि हम पालेंगे इसे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जो बग्गा साहब ने कहा वही, जस्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स। 2008 में हमारी करेंसी थी 40 रुपये, आज हो गई 90 रुपीज, तो मोर देन डबल। तो अगर हम 40 पे खड़े रहते पिछले 15-17 साल में, तो आज हमारी जीडीपी वैसे भी 9 ट्रिलियन हो जाती, हम 4 ट्रिलियन की बात ही नहीं करते। तो वो जो चीज है कि रुपी सिर्फ गिरना जानता है, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस आ जाएगा आपको 7 ट्रिलियन पहुंचाने में, पहली बात। दूसरी बात, आपने जितनी भी चैलेंजेस कही वो वहीं पे सही है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सके कि नहीं ये बात नहीं है। लेकिन हमको जो फोकस करना है वो ये है कि एक एक्सेप्ट करना है कि नॉमिनल जीडीपी नीचे आ गया है। रियल जीडीपी की ग्रोथ जो है वो इन अ वे टू स्पीक मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन कम है। तो ये, इससे आश्वस्त नहीं होना है, इससे कोई हमको ये नहीं करना चाहिए कि हमारा ग्रोथ कहां से आएगा, उसके बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए। जैसे कि स्मार्ट सिटी की मुहिम चालू की गई थी 2014 में, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। आज आप जितने भी शहर देख लीजिए, हर एक शहर में जो रहने वाले हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी है, चाहे आप करोड़पति हो चाहे आप रोडपति हो। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई बात ही नहीं होती, बात होती है अर्बन एरिया के बाहर की। हम रोड बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, ट्रेन बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, पोर्ट बना देंगे। अरे भाई, हम तो शहर में रह रहे हैं, शहर की बात करिए। शहर में कोई खर्चा नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से शहर नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर करे। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है तो सिर्फ बिल्डिंग बनाना जानते हैं। अब आप देख लीजिए, बंबई शहर का ही देख लीजिए कि भाई आप मान लीजिए कि नॉर्थ बॉम्बे में जाते हैं तो कहीं पे गार्डन नहीं है, पब्लिक प्लेसेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं बने, मार्केट्स नहीं बने। वो जो अंग्रेज बना के गए थे वो बनाए हुए हैं। हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन जो हम इंजन, ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं, तो ये एक चीज जो इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ी है, वो पॉजिटिव भी मैं कहना चाहूंगा कि हम 2001 से ले ले तो 2001 में गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया था, रोड्स और पावर। 6 साल तक रोड और पावर को पकड़ा, उसके बाद में एयरपोर्ट और पोर्ट्स को पकड़ा, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन, उनकी ग्रोथ हो गई। उसको छोड़ के फिर रेलवेज को पकड़ा, अब रेलवेज के साथ मेट्रो जुड़ा है,
मेट्रो के साथ डिफेंस जुड़ा है, डिफेंस के साथ एआई जुड़ा है। तो हर 3-4 साल में अभी नया शिप बिल्डिंग, मैं भूल गया कहना, शिप बिल्डिंग अभी नया ग्रोथ इंजन चालू हो रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, तो वहां पे जो हमारा ग्रोथ इंजन नक्की करते 2-3 सेक्टर्स में, और उसमें जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो एक्चुअली इंडिया को आगे चलने के लिए एक बेस बनाता है हाई जीडीपी ग्रोथ के लिए। और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल मेरे ख्याल से पिछले 25 सालों में हमने देखा है कि रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज, जितनी भी सर्विसेज है, सब में हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ देखा है। और ये जीडीपी को सपोर्ट करता है, खास करके लॉजिस्टिक्स को लेके। तो रह गई बात दूसरे कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो बगा जी ने कहा, ये भी मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और हमको जो अगर सीखना है एग्रीकल्चर के बारे में, तो शायद हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना में आज की तारीख में भी जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस है, आप देख लीजिए, उनका तो वेजिटेबल कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन प्राइसेस इंडिया से मान लीजिए 30%, 35% की है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो हमें वो मॉडल स्टडी करना चाहिए, उसको यहाँ लाना है। टेक्नोलॉजी है, प्रिजर्वेशन है, काफी सारी चीजें है, प्रोडक्टिविटी है। ऑलराइट, ये सब पे ध्यान ये सब सीखना भी है। जो हमारी इस जर्नी में हमसे जो सीनियर्स हैं, वो हमारे एडवर्सरी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सीनियर ज़रूर हैं, तो वहाँ से सीखने में कोई बुराई नहीं। बट बगा सर, एक चीज़ जो बार बार कही जाती है कि एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इफेक्ट भी तो होता है, जो बड़ा ह्यूज होगा जिस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट इकॉनमी, फोर्थ हो गए, 8% रियल जीडीपी भी आप कह रहे हैं इल्यूजन है, बट इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना, क्रेडिट एक्सपेंशन जिस तरह से हो रहा है बिना किसी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के, अर्बन कंजम्पशन का भी रिवाइवल हुआ है सर, हमने स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन देखा है, टैक्स बेस लगातार बढ़ ही रहा है, अच्छे कलेक्शंस, आज भी हमने देखा जीएसटी का कलेक्शंस बड़ा अच्छा आया है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत तेज़ी से हो रहा है सर। तो ये भी कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, और अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगले 5 साल में या 1 दशक में ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दें, तो संभवतः वो जो हम कह रहे हैं ना कि जो चीन ने किया 18 साल में 19 ट्रिलियन, वो हम भी कर जाएं। मुश्किल है। और देखिए, चीन को जो WTO में अलाउ कर दिया ना वेस्टर्न कंट्रीज ने 2000 में, वो बहुत बड़ी गलती थी। तो उसने हॉलो आउट कर दिया है, पूरे वेस्ट की इंडस्ट्रीज छीन ली। अब वो फैक्ट्री बना के बैठा हुआ है। ये सोचिए, कल जो आर्टिकल लिखा है जी जिनपिंग ने ग्लोबल टाइम्स में, लगभग सारा वो इन्वोल्यूशन पे था कि हमारी कंपनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर फील्ड में इतना प्रोडक्शन है कि वो अपने एक दूसरे के साथ ओवर हाइपर कंपटीशन कर रही हैं। तो चीन की प्रॉब्लम है कि उसके पास इतना मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखिए, फॉक्सकॉन ने फैक्ट्रियां लगाई भारत में, चीनी इंजीनियर आए काम करने के लिए, जैसे ही हम क्या ढिंडोरे पीटने लग जाते हैं, जी हमने 4 लाख करोड़ कर लिया, 5 लाख करोड़ कर लिया, इतने भेज दिए। ये कोई नहीं बोल रहा है कि 4 बिलियन जो चीन से आता था इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो अब 100 बिलियन का हो गया है। तो आप वो जो स्मार्टफोन आप भेज रहे हैं, उसमें भारत के अंदर वैल्यू एडिशन 20% ही है, 80% चाइनीज माल ही आ रहा है। तभी आपका वो 100 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया चीन के साथ। जैसे ही चीन ने देखा ये तो भारत हमारे से छीन सकता है, उसने सारे इंजीनियर वापस मंगा लिए। तो ऐसा नहीं है कि चीन आपको अलाउ करेगा। आप वियतनाम या इंडोनेशिया जैसी कंट्री नहीं है जो बिल्कुल घुटने टेक देते हैं चीन के आगे। आप एक समृद्ध राष्ट्र हैं। चाइना +1 हमने देखा है दीपक जी, इतना नहीं चला है। ये जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, इसके पीछे देखना है। ये अब मैं ये कह रहा हूं, एक एडवांस डिस्कशन है, क्योंकि अतुल जी बैठे हैं, आप बैठे हैं। जो आपने कहा बहुत अच्छा किया है हमने, 4 ट्रिलियन जो पहुंचे हैं, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। बट गरीबी इतनी है, लोग इतने हैं, 140 करोड़ की आबादी है, बहुत नौकरियां चाहिए। और वो गाड़ी छूट चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी। अभी आप चीन को नहीं पकड़ सकते। ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए, इसमें जिंगोइज्म नहीं करना, ये नहीं कहना कि मेड इन इंडिया, चाइना +1, हम उनसे ज्यादा तेज हैं। उनके पास 20-25 साल की आगे उनकी गाड़ी आगे है।
तो उसको कैच करने के लिए आपको जहाज पे जाना पड़ेगा। वो जहाज तो नहीं है, अभी भी हम गाड़ी एट मोस्ट हम अच्छी मोटर कार में बैठ गए हैं, बैलगाड़ी में नहीं है, मोटर कार में है, बट वो तो बुलेट ट्रेन पे चल रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं कह रहा हूं। बाकी जो पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव कहते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम भारत की कहानी सुनाते हैं, सब पॉजिटिव ही हम बोलते हैं। राइट सर। बट यहाँ पे रियलिस्टिकली भी देखना है हमें कि क्या करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ हमें अब ऐसा मॉडल ढूंढना पड़ेगा जिससे नौकरियां भी लगे यस। और हम चीन के सामने कॉम्पीट ना करें, क्योंकि उनके पास इतना स्केल है। वो 30-40 हजार लोगों की उनकी फैक्ट्रियां हैं टेक्सटाइल की। हमारी 2000 लोग होते हैं, मुश्किल हो जाती है हमें मैनेज करने में। एक वो फैक्ट्री, एक पूरा शहर है जो जुराबे बनाता है, पूरा शहर है जो सिर्फ टोपियां बनाता है। वो ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोपी भी 50 सेंट की वो बेचते हैं, ट्रंप उसको $50 की बेचता है। ये वाला किस्सा सर आपने जो रिवील किया था ना, ये बड़ा जोरदार था, और इससे ना अमेरिका में पूरा समझ में आ गया। इनफैक्ट अमेरिका ही नहीं, ये हमारे लिए भी सीख है। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुल मिला के अगर हम देखें तो बिल्कुल सही कहा, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए सेलिब्रेशन तो बनता है, इतना बड़ा हम माइलस्टोन हमने प्राप्त किया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनना कोई पूरी तरह से इल्यूजन नहीं है, उस पर पीछे काम हुआ है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बग्गा सर ने भी कहा और अतुल सर ने भी कहा, कि काम अभी बाकी है ये समझना, जिंगोइज्म की को नहीं वो भी हावी होने देना अपने ऊपर। एक एवरेज इंडियन की प्रॉस्पेरिटी अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये हमें समझना है। और इसको कैसे हम मुकम्मल करेंगे, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, उन तमाम सीखों को लेते हुए। आज की चर्चा में इतना ही सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए ही शुक्रिया नहीं, एक बार फिर से 2025 में और उससे पहले भी तमाम मुद्दों पर आप हमारे लिए वक्त निकालते रहे, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को गूढ़ बातें समझाते रहे। इसके लिए एक बार फिर से बग्गा सर आपका धन्यवाद, जोशी सर आपका भी विशेष धन्यवाद, और आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ये था हमारी पहली कवर स्टोरी।